गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। माय नेम इज़ विशाल और आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम रीड करने वाले हैं भारत के मैदानों को। अपने भारत के मैदानों में राजस्थान, पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को रीड किया है। तो आज हम उन्हीं को एक बार दोबारा से रिपीट करने वाले हैं या रीड करने वाले हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम करने वाले हैं भारत के मैदान। देखो, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, अगर आपके पास पेन पेंसिल और कॉपी है तो बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास मैप है तो और भी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप इनको पास रख के बैठिए। जो भी बात आपने नहीं सीखी उसको नोट कर सकते हो, जो आपको नहीं पता थी वो भी आपको पता है, वो भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखो, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में विशाल मैदान जिसमें सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। देखो, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। जैसे कि इधर से क्या है, देखो ये इंडस रिवर है, ठीक है, और इंडस को ही सिंधु नदी बोलते हैं। और इधर का देखो, ये मिडल में ये गंगा रिवर है, ठीक है, इधर को गंगा रिवर है। ओके, इस मैदान यहाँ से इसके मैदान को, और ब्रह्मपुत्रा, देखो इधर को ब्रह्मपुत्रा आ रही है, तो ब्रह्मपुत्रा के मैदान को क्या बोला गया है, भारतीय मैदानी क्षेत्र माना गया है, ठीक है। जो कि 3 नदियों, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों। देखो, अभी ये वर्ड आता है जलोढ़ निक्षेपों। जलोढ़ निक्षेपों होता है क्या? देखो, जलोढ़ का मतलब बता देता हूँ आपको। जलोढ़ का मतलब होता है कि जल अर्थात नदी के द्वारा जो भी अपने साथ ऊपर पहाड़ों से, देखो यहाँ से स्पीड से नदी आ रही है तो वो अपने साथ क्या लेके आएगी, जो कंकड़ होता है, मिट्टी होता है, पत्थर होता है, या फिर पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, वो सभी अपने साथ लेके आएगी। उसको क्या करते हैं, निक्षेपित करते हैं। निक्षेपित का मतलब होता है डालना, ठीक है। वो क्या करती हुई जाएगी, डालती हुई जाएगी अपने रास्ते में, ठीक है। संवर्धित मैदानों को संदर्भित करती है, मतलब होता है कि आसपास के क्षेत्र में फैला देती है। यह भारत के भौगोलिक विभाजनों में 5 भौगोलिक विभाजनों में से एक है। मैदानी भागों को 5 भागों में बांटा गया, उसमें से एक है ये वाला, ठीक है। भारत में नवीनतम स्थलाकृति होने के साथ साथ यह विश्व का सबसे विशाल जलोढ़ मैदान है, मतलब सबसे बड़ा विशाल मैदान भी मान सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल बात में आपको क्या रीड करना है, अभी देखो ये पूरे पेज पे एक स्लाइड पे मैं आपको ये बताता हुआ चलूंगा कि इसके अंदर आपको क्या पता करना था। तो इसके अंदर अभी तक आपने सिर्फ यही देखना है कि जो गंगा का जो मैदान है ना, सिंधु नदी का मैदान है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब पंजाब से लग जाओ और ब्रह्मपुत्रा तक, ठीक है। ये यहाँ तक कौन सा है, सिंधु गंगा नदी का तंत्र है, ठीक है। ऊपर सिंधु से यहाँ तक ब्रह्मपुत्रा तक, ये कौन सा मैदान है, उत्तरी मैदान जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसकी विशेषता जान लेते हैं क्या है, उसके बाद इसके बारे में पूरी डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, या यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है, या किस चीज़ के लिए काम आता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं अपनी रीड करने का, ठीक है। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो अच्छी है, लेकिन मोस्टली अच्छी है कि जो बच्चे ज्योग्राफी के नोट्स वगैरह बनाते हैं, ज्योग्राफी को डीपली रीड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मोस्टली यूज़फुल है, मोस्टली कर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं। विशाल जो मैदान है ना, उनकी विशेषताएं क्या है। उत्तर से दक्षिणतम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ की बात करें, ठीक है। इसका विस्तार हिमालय के दक्षिण से लेकर, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ जिधर, ओके, वहाँ से लेकर प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है, आपका मिडल में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहाँ तक कौन सा क्षेत्र है, वहाँ तक आपका है उत्तरी दक्षिणी विशाल मैदानक क्षेत्र। अब आते थे पूर्व से पश्चिम की ओर। देखो, पश्चिम में कौन सी है, सिंधु नदी, और मुहाने से लेकर, वहाँ से स्टार्ट होकर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी में विलीन हो जाते हैं। मतलब देखो, दोबारा देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि देखो, यहाँ से यहाँ तक ब्रह्मपुत्रा तक, पश्चिम से पूर्व तक और उत्तर से दक्षिण तक। देखो, अब यहाँ से दक्षिण तक आओगे तो इधर मध्य प्रदेश पड़ जाता है और इधर सिंधु नदी है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, ये मैदानी क्षेत्र है पूरा, ठीक है। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं। देखो, उत्तर से दक्षिण तक इनकी सीमाएं ऐसे ही काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो कलर चेंज करते थोड़ा सा। ये उत्तर में शिवालिक पर्वतमाला से, पश्चिम में रेगिस्तान है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, मध्य प्रदेश,
पश्चिम में आपका राजस्थान है और पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जिसमें असम मेघालय की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, अब इसकी जो कुल लंबाई, इस पथ की कुल लंबाई है 3200 किलोमीटर। मतलब जो ये मैदानी क्षेत्र है टोटल 3200 किलोमीटर है और उसमें से भी जो है 2400 किलोमीटर भारत में है और शेष बचा कितना है, बाकी 2400 में से 3200 प्लस 600 प्लस 200 800 किलोमीटर का मैदानी क्षेत्र कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, ऊपर से ऐसे, ये तो होगी लेंथ और ये होगी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई कितनी है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, औसत चौड़ाई कितनी है 150 से 300 किलोमीटर में। ये पश्चिम में से तो बड़ा है और इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है और जबकि यह पूर्व की ओर सकरा है मतलब भीड़ा है, तो इसकी चौड़ाई वहां पर 60 से 100 किलोमीटर तक ही सीमित है बस। ठीक है, तो मैं दिखाई देता हूँ, देखो इधर का क्षेत्र चौड़ा है, ठीक है, बल्कि इधर का क्षेत्र भीड़ा है इसलिए। ठीक है, अब आगे करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल लगभग 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, अब आगे आता है ये किस किस क्षेत्र में है, तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तथा असम राज्य के भी कुछ क्षेत्रों में भी है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए एक बार, देखो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र फैले हुए हैं। ठीक है, अत्यधिक अक्षितिज रूप से विस्तृत है। ठीक है, मतलब ऐसे फैला हुआ है। देखो चरम अक्षितिज इस मैदान में एक विशेष महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब जो इस प्रकार फैला हुआ है इसकी विशेषता क्या विशेषता है, यह लगभग 200 जो मीटर की औसतन ऊंचाई है। औसतन का मतलब होता है कहीं पर नीचा होता है कहीं पर ऊंचा होता है, तो इसमें ना इसका औसतन निकाला, एवरेज निकाल दिया, उसको औसतन बोल दिया। तो औसतन इसकी ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर, किससे, समुद्र तल से। ठीक है, समुद्र तल से लगभग यह है 291 मीटर है। औसत तो 200 है और वैसे 291 जो इसकी रुको एक मिनट में सिंपली बताता हूँ। मान लो ये मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में ये है औसतन 200 मीटर की हाइट है, किसे, समुद्र तल से इधर तक का। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई ऊंचा क्षेत्र है, कोई समतल मैदान, फिर थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र, फिर समतल मैदान, तो इसका जो सबसे उच्चतम पॉइंट है ना वो 291 मीटर का है, जो कि समुद्र तल से ऊंचा है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना। और इसकी जो ढाल है ना वो ढाल सिर्फ 25 से 20 सेंटीमीटर है, मतलब जो इसकी ऐसे ग्रेड बोल दो, ऐसे ढाल बोल सकते हो उसको। ठीक है, ग्रेड हरियाणवी वर्ड है तो इसको बोलते हैं। तो कितनी है, 25 से 20 से सॉरी 15 से 20। आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है, ढका होना, किस चीज से ढका होता है, अवसाद लेकर आती है जो नदियां। देखो उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां भारी मात्रा में क्या लेकर आती है, अवसाद अर्थात मिट्टी लेकर आती है और इन क्षेत्रों में वो क्या फैला देती है, और जो फैलाती हैं तो वो क्षेत्र कैसा हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। उपजाऊ किस लिए हो जाता है, क्योंकि जो उनके मिट्टी में ना कैल्शियम वगैरह होता है, तो वो कैल्शियम खेती के लिए बहुत उपजाऊ होता है, तो उसके वो जो मिट्टी होती है वो बहुत क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये तो थी आपको नॉर्मल जानकारी देना इसके बारे में, किसके बारे में, कि उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र है ना वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, अब आते हैं विशाल मैदानी क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ द डिवाइड देखो आप यहाँ पे देखो, पहला हरियाणा पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, और इधर है ब्रह्मपुत्रा का मैदान, इधर से आएगी वो। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ओके, अब आपको पता चल गया अवसाद का मतलब क्या होता है, जो अपने साथ वो मिट्टी लेके आएगी उसको आप अवसाद बोलोगे। ठीक है, तलछट का मतलब होता है नदियों के नीचे जो जमा होती है ना ग्यारा वगैरह, ग्याद वगैरह, तो उसको तलछट बोलते हैं। कंकड़, मिट्टी, पत्थर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आते हैं भारत के विशाल मैदानों का क्षेत्रीय विभाजन करो। जो आपने किया ना अभी, यह क्षेत्रीय ही विभाजन था। क्षेत्रीय विभाजन का अर्थ होता है कि उसको क्षेत्रों के हिसाब से बांटो। मतलब पंजाब हरियाणा का एक क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, उसमें मध्य प्रदेश भी इंक्लूड कर दिया। उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, अपना कोलकाता वगैरह और बांग्लादेश वगैरह के क्षेत्रों को बीच में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान का मैदान हो गया, हरियाणा पंजाब मैदान हो गया, गंगा के 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई मैदानी क्षेत्र को डिवाइड करते हैं। ठीक है, राजस्थान का मैदान,
राजस्थान के अंदर भी जो मैदान है ना, जिसको इधर वाला मैदान तो ये टोटल ही है, लेकिन इसके अंदर ना एक पर्वत भी है इधर, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, मैं एक क्लियर करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो जो ब्राउन ब्राउन है ना, इधर को एक वो फैला हुआ है पर्वतमाला जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। मोस्टली बच्चे ना भूल जाते हैं अरावली किधर है और शिवालिक किधर है। शिवालिक तो बेटा हिमालय के ऊपर है, मतलब हिमालय की निम्न श्रेणी है जो सबसे नीचे की तरफ है, और अरावली आपके राजस्थान के अंदर है। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, यह क्षेत्र विशाल मैदान के पश्चिम भाग में है। कौन सा? राजस्थान का मैदान। कौन सा? ये वाला पश्चिमी भाग, मरुस्थल। जो येलो येलो है ना, ये पश्चिमी मरुस्थल है। ठीक है, इसे ग्रेट थार या ग्रेट भारतीय रेगिस्तान भी शामिल है, जो कि पश्चिम राजस्थान और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र को कवर करता है। तो कि आपको ना राजस्थान का मैप दिखाया गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम नहीं कर रहा, दिखाऊं जूम करके। देखो इधर देखो, देखो ये है राजस्थान, टोटली राजस्थान है। राजस्थान का भी कौन सा इसका? अब देखो, अगर आप इस क्षेत्र को देखते हो, ओनली येलोइश क्षेत्र को, तो ये तो आपका पश्चिमी क्षेत्र होगा। लो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इस प्रकार डिवाइड होगा दिशाओं के हिसाब से। ऊपर नॉर्थ है, नीचे ऊपर नॉर्थ है। भाई ये गलती से बन गया मेरे से, NS से बनता है। ठीक है, इधर कौन सा है? इधर पश्चिम है, साउथ जिसको, इधर वेस्ट है जिसको पश्चिम बोलते हैं, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, ईस्ट जिसको पूर्व बोलते हैं। ठीक है, तो जो राजस्थान का भी पश्चिमी क्षेत्र है जिसको क्या बोलते हैं? थार। अब मोस्टली बच्चों का ना दो वर्ड याद नहीं रहते, एक वर्ड होता है थार और एक होता है सहारा। अब थार और सहारा को कैसे याद करना है? थार और सहारा ऐसे याद होगा कि आप ना, थार किसकी गाड़ी होती है? थार महिंद्रा थार है। ठीक है, तो थार अपनी है, तो रेगिस्तान अपना वाला है थार। ठीक है, और सहारा किसका है? अफ्रीका का है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, और राजस्थान को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मरुस्थली थार और दूसरा है आपका राजस्थानी बांगर। ओके, पहले हम मरुस्थली थार को पढ़ते हैं। राजस्थान के मैदान का पूर्वी भाग, इधर वाला भाग, ठीक है, ये पूर्व वाला भाग जो कि रेगिस्तान है, को मरुस्थली नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मारवाड़ के मैदान या मारवाड़ का पर्वतीय क्षेत्र, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है, मारवाड़ ना इधर वाला एक पहाड़ी है। ओके, एक बड़े भाग को कवर करता है। हालांकि सतह पर यह जलोढ़ मैदान जैसा दिखाई देता है। जलोढ़ मैदान का मतलब होता है यहाँ पर मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन आपको पश्चिमी भाग में रेत दिखाई देगा ओनली। ठीक है, पूर्वी भाग में आपको मिट्टी दिखाई देगी ऊपर वाले क्षेत्र में, जबकि जो जमीन के अंदर वाला क्षेत्र है ना, वो सारा कैसा क्षेत्र है? वो सारा प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र है। जब आप मालाबार का वो पढ़ोगे ना, मारवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र, तो उसमें प्रायद्वीपीय पठार इधर है वो। ठीक है, ईस्ट में, पूर्व। तो आपको थोड़ा सा उलझन हो जाएगी और कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा हल्के दोबारा ब्रीफ करता हूँ आपके लिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि राजस्थान के पश्चिम में क्या है कि इधर मारवाड़ का क्षेत्र है, और अगर आप पूर्व में, ठीक है, और पश्चिम में जाओगे तो इधर आपको क्या मिलेगा? थार रेगिस्तान। ठीक है, इस रेगिस्तान का विशाल विस्तार है जिसमें शिस्ट और ग्रेनाइट की कुछ चट्टानें पाई जाती हैं। किसमें? ईस्ट साइड में, पूर्व साइड में। ओके, इसका पूर्वी भाग चट्टानी भाग है और पश्चिमी भाग रेगिस्तानी भाग है, जबकि पश्चिमी भाग स्थानांतरित रेत के टीलों से ढका हुआ है, जिसका स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धरियान। एक बात ध्यान रख लेना, जो भी मैंने वर्ड को कलर कर रखा है ना, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो ये धरियान वर्ड ना, जो हरियाणा और राजस्थान के एग्जाम देते हैं ना, उनके अंदर पूछे जाते हैं। वर्ल्ड जीके के अंदर तो शायद इनका इतना इंपॉर्टेंस ना दिखाई दे, लेकिन वहाँ की जो जीके होते हैं ना, उसके अंदर इन वर्ड का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान का बांगर। ठीक है, थार मरुस्थल का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला तक तथा अर्धशुष्क मैदान, जिसे राजस्थान में बांगर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बांगड़ू बोलते हैं। लैंग्वेज ना, एक बांगर की लैंग्वेज होती है, तो वो किधर होते हैं? राजस्थान के अंदर ही होती है। ठीक है, देखो आप एक बार मैप देखो पहले। वेस्ट सैंडी क्षेत्र जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, और इधर है मरुस्थली प्रदेश, इधर अर्धशुष्क इसकी बात कर रहे हैं, और इधर क्या है? इधर देखो मैंने बोला था अरावली पर्वत श्रृंखला,
इसको ना वीडियो को थोड़ा जूम करके देखो तो इधर दिख जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला, और इसके जस्ट पश्चिम की दिशा में कौन सा है, अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसके बारे में अभी बात की गई है। ओके, अरावली से निकलने वाली कई छोटी मौसमी धाराएं इस क्षेत्र में बहती हैं, जिसमें लूनी नदी का भी नाम है। ठीक है, मैं आपको एक बार लूनी नदी दिखाता हूँ, जो कि किस दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, देखो यहाँ लिख रखा है लूनी नदी, दिख रहा है, मैं थोड़ा इसका साइज अप करता हूँ, इधर है लूनी नदी। ओके, जो कि छोटे उपजाऊ क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, जिसे रोही कहते हैं। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कलर नहीं किया बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये नदियां अपने आसपास के क्षेत्रों में यहाँ के पठारों यानी जो अरावली पर्वतमाला है उससे या मालाबार के क्षेत्रों से जो क्या लेके आती है, मिट्टी लेके आती है और आसपास के क्षेत्रों में बिछाती हैं। उस क्षेत्र को यानी इस मैदानी क्षेत्र, इधर नहीं, इधर मैदानी क्षेत्र को रोही कहते हैं। ठीक है, रोही किसे कहते हैं पता चल गया आपको। और लूनी नदी के बारे में यहाँ बता देता हूँ। लूनी नदी एक ऐसी धारा है जो कि क्या है, अरावली के दक्षिण पश्चिम में से बहती है और कच्छ के रण में जाके गिरती है। कच्छ का रण का है, गुजरात के अंदर है, इसके जस्ट नीचे ही गुजरात है। तो ये किधर निकलती है, गुजरात की तरफ निकलती है, और इधर निकलती है तो मतलब पश्चिम दिशा में आ रही है। तो ये किधर जाएगी, ये जाएगी अरब सागर में गिरने के लिए, और इधर जाने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, लूनी नदी के उत्तरी भाग को थाली या रेगिस्तानी मैदान कहा जाता है। अभी देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार आपके लिए। ठीक है, अब दोबारा लेते हैं। देखो ये लूनी नदी है, इसका जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र सारा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थाली या रेगिस्तान। ओके, देखो राजस्थान जीके बहुत बड़ी है अपने आप में, राजस्थान ज्योग्राफी बहुत बड़ी है अपने आप में। जीके भी है, जीके तो है ही है, राजस्थान ज्योग्राफी तो उससे भी बड़ी है। मोस्टली आपको ज्योग्राफी ही पढ़नी होती है किसी भी क्षेत्र के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं, थार मरुस्थल में कई खारी झीलें, इस जो राजस्थान के अंदर झीलें भी पाई जाती हैं, जिसके अंदर सांबर झील सबसे इम्पोर्टेंट है। डिडवाना और खाटू झील, डिडवाना और खाटू झील है आपकी मतलब राजस्थान के अंदर क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाने वाली, और जो सांबर झील है ना वो आपके पूछी जाती है आपके इंडियन लेवल के आने वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो यहाँ तक आपने राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला भाग था आपका मरुस्थली भाग था, और सेकंड भाग आपका बांगर, राजस्थानी बांगर। ओके, राजस्थानी बांगर आपके पश्चिम में है और मरुस्थली भाग आपका पूर्व। ओके, हरियाणा पंजाब के मैदान, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी ज़्यादा तो, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, इतना कंफर्म है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब के मैदान देखो ये रहे, सतलुज यमुना प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब भी मैदान होता है। ठीक है, देखो यह राजस्थान के मैदान के पूर्व में, देखो राजस्थान है इसके मैदान में पूर्व में। ठीक है, और उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। देखो इसको ऐसे डिवाइड करो, ये उत्तर में हो गया, ये क्षेत्र पूर्वीय क्षेत्र है, तो उत्तरी पूर्वीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ से, राजस्थान से देखोगे तो। संपूर्ण मैदान पंजाब और हरियाणा राज्यों में उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से दक्षिण पूर्वी दिशाओं में 640 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। इसकी औसतन चौड़ाई 300 किलोमीटर है, लंबा कितना है, 640 किलोमीटर है। तो एक बार साफ कर देते हैं। देखो जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ तो लंबी है, तो ये 640 है, और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, सिर्फ 300 किलोमीटर औसतन है, औसत मानी गई है, क्योंकि इधर भीड़ा है मतलब इससे कम कम चौड़ाई है, इधर ज़्यादा चौड़ाई, इधर फिर कम चौड़ाई, तो इसलिए इसका औसत निकाल दिया। मैदान का ढाल दक्षिण और पश्चिम की ओर धीरे धीरे नीचे की ओर है, अतः इस क्षेत्र में नदियाँ एक दिशा में बहती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। मैदानी अधिकतर भाग गाद से बना हुआ है, जो इधर का हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र है ना, किससे बना हुआ, गाद से। मतलब होता है यहाँ पर नदियाँ अपना मिट्टी डालती हैं, इसलिए इसकी जो मिट्टी है ना वो छिद्रपूर्ण है। छिद्रपूर्ण मतलब यहाँ पर पानी जमीन के अंदर जल्दी रिस जाता है, जमीन के अंदर जल्दी चला जाता है। नदियों के किनारों के पास मैदानी भाग नवीन जलोढ़, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कि निक्षेपण द्वारा निर्मित होता है, जिसको क्या कहते हैं, बेट। बेट वर्ड आगे भी आएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट ए सेकंड, देखो इधर नदियों के किनारों के पास का मैदान, ठीक है, जहाँ पे नदियाँ, मान लो ये नदी बह रही है और इसके आसपास का मैदान, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये नदी क्या करेगी, यहाँ पर ना मिट्टी ला के डालती रहती है, तो वो जो नई मिट्टी आई है ना उसको क्या कहा गया है, बेट कहा गया है।
ठीक है, सिंपल है। नदियाँ अपने साथ में जो मिट्टी लाती है वो आसपास के क्षेत्रों में डाल देती है, उसको क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। अब आगे आते हैं मैदान के तलहटी क्षेत्रों पर, मैदानी क्षेत्रों के जहाँ पर बड़े पत्थर, बजरी, रेत, मिट्टी के बने होते हैं, जिसे भाबर मैदानी रूप से भी जाना जाता है, और यह मिट्टी जल को रोक नहीं पाती। ठीक है, खादर जहाँ पर नई मिट्टी आती है, नवीन जलोढ़ जिसको कहते हैं, और भाबर जहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, आगे एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी जिसके अंदर आपको भाबर, खादर, तराई, ठीक है, इनके बारे में बताया जाएगा। ओके, तो अभी भाबर क्या होता है कि पहाड़ों से ना जब नदियाँ निकलती है तो क्या करती है, अपने साथ पत्थर वगैरह लेके आती है, तो वो वहाँ पर जमा कर देती है जहाँ पर जो पानी है ना उनसे नीचे को रिस जाता है। ठीक है, जब मैं आगे बता दूंगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक आगे देखते हैं। इस मैदान का पंजाब भाग 5 नदियों अर्थात सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदी के जलोढ़ निक्षेपों, बार बार ये वर्ड आ रहा है जलोढ़ निक्षेप, और बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो नदी अपने साथ मिट्टी वगैरह ले आती है उसको जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, निक्षेप का मतलब होता है डालना, मतलब ये नदियाँ अपने साथ जो भी सामान लेके आई थी वो उसको कहीं ना कहीं डाला है। तो ये 5 नदियों के जो बीच का जो भाग था ना, जो मैदानी क्षेत्र था, उसको बोला गया है पंजाब। ठीक है, देखो पंजाब, पंच का मतलब होता है 5, और पंच का मतलब होता है 5, और आब का मतलब होता है मिट्टी का क्षेत्र, मतलब 5 नदियों के मध्य जो मैदानी क्षेत्र बच गया ना, ये इसको मिक्स करके बोला गया है पंजाब। ठीक है, अब लो इसको क्लियर कर देते हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बिस्त और जलंधर दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियां बह रही हैं और इसके बीच में एक मैदानी क्षेत्र है, उसको दोआब बोलते हैं। ठीक है, दोआब किसको बोलते हैं, एक नदी दूसरी नदी, इसके बीच का जो मैदानी क्षेत्र है उसको दोआब बोलते हैं। तो ब्यास और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बिस्त और जलंधर। देखो बी से क्या बना, ब्यास, और इधर से जलंधर से क्या बना, जैसे सतलुज, जय पीछे वाला जय काउंट कर लो। ठीक है, बस ऐसे याद करने के लिए। देखो हाँ, इसमें है बारी दोआब में हो सकता है वैसे ब्यास, और रे से क्या हो सकता है, रावी। ब्यास और रावी नदी के बीच में स्थित कौन सा है, बारी दोआब। रचना दोआब इसके अंदर बीच है, रे से रावी और ना से चे से चिनाब, रावी और चिनाब नदी के मध्य में स्थित है। चाज दोआब, चाज का मतलब जैसे चिनाब, और जैसे जय की जगह आप जय पढ़ लेना बस, और झेलम। ठीक है, सिंध सागर दोआब, इसके अंदर कुछ नहीं मैच करेगा, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। झेलम और चिनाब नदी और सिंधु के बीच में स्थित के क्षेत्र को क्या बोला गया है, सिंध सागर दोआब। मैं इसका मैप नहीं लेके आया, मैप मुझे लगाना चाहिए था। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, मैप देखते हो ना तो आपको थोड़ा जल्दी याद होता है। अभी आपको इसमें से शायद ही कुछ याद हुआ होगा, पर मैं रिपीट कर देता हूँ, मोटा मोटा जल्दी याद हो जाए। ठीक है, बिस्ता किधर है, ब्यास और सतलुज के मध्य है। बारी दोआब कहाँ है, ब्यास और रावी के मध्य है। रचना कहाँ है, रावी और चिनाब के मध्य है। और जाज कहाँ है, चिनाब और झेलम के मध्य है। और सिंध सागर कहाँ है, झेलम और चिनाब और सिंधु नदी के मध्य है। ठीक है, अब आगे आते हैं। पंजाब हरियाणा के मैदान का कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। सिंपल सी बात है, मैदानी क्षेत्र, देखो बेट वही आ गया, मैंने पीछे पढ़ाया था। खादर से निर्मित बाढ़ के मैदान, मतलब जो नई मिट्टी आगे डलती है उसको खादर बोलते हैं। ठीक है, खाद का काम करती है उसको। नवीन जलोढ़ भी बोलते हैं। धाय, ये खादर के विस्तृत मैदान, बाढ़ के मैदान है जो कि पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों से इधर की जो नदियाँ मतलब ला के कुछ डाला था उसको क्या बोलते हैं, धाए। ठीक है, चोस। शिवालिक पहाड़ियों से लगे इस मैदान का उत्तरी भाग अनेक जलधारा द्वारा भारी रूप से नष्ट हो गया है, जिसे चोस कहा जाता है। मोस्टली आपके नहीं आएगा, बेट और धाए ही पूछा जा सकता है, ये भी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, इजी वाले में नहीं आता। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा था ऊपर वाला, इसमें आपने पढ़ लिया राजस्थान को, पंजाब को। अभी आप पढ़ोगे गंगा नदी को, इधर से इधर तक का। ठीक है, अपर, मिडल, लोअर। ठीक है, 3 क्षेत्र है। तो यह विशाल मैदान का सबसे मतलब गंगा नदी ना सबसे विशाल मैदान बनाती है अपनी। ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो आपको रीड करना है। इसका क्षेत्रफल 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर आपको पता है क्या होता है।
यह मैदान गंगा नदी के हिमालयी और प्रायद्वीपीय सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपण से बनता है। देखो इधर क्या होता है, इधर से आने वाली प्रायद्वीपीय पठार से, मतलब जहाँ से चेनाब वगैरह निकलती है, ठीक है, इधर की कुछ नदियाँ जो कि यमुना की सहायक नदियाँ, और यमुना आगे चल के गंगा में मिल जाती है। और ये नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ क्या जो भी लेके आती हैं वो इधर ही डाल देती हैं, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता तक उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में ये क्षेत्र फैला हुआ है। एक सेकेंड, लो दोबारा देखते हैं, ध्यान रखते हैं। इधर उत्तर प्रदेश है, दूर तक फैला हुआ है, इधर बिहार है, इधर झारखंड वगैरह है, इधर पश्चिम बंगाल वगैरह है, ठीक है, और इधर दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली था, ठीक है। संपूर्ण मैदान सामान्य ढलान पूर्व और दक्षिण की ओर हो रहा है, मतलब यहाँ से नीचे की गया तो मतलब पूर्व दिशा में आ गया, और जब नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब दक्षिण दिशा में भी जा रहा है। दोबारा देखो, काटो इस प्रकार, काट दिया। अब ये इधर से इधर तो आ रहा है और साथ में नीचे भी जा रहा है, मतलब ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। पूर्व की तरफ ऐसे चलता रहता तो पूर्व होता, लेकिन नीचे भी आ रहा है, दक्षिण, ठीक है। भौगोलिक भिन्नताओं के आधार पर गंगा के मैदानों को 3 भागों में विभाजित किया गया, बता दिया, गंगा को 3 भागों में बांटा गया, अपर, मिडल, लोअर, ठीक है। अब आते हैं ऊपरी गंगा पर, ठीक है। कुछ ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये ज्योग्राफी जो बच्चे अपना लेके चलते हैं, ऑनर्स करते हैं ग्रेजुएशन के अंदर या एमए ज्योग्राफी से करते हैं, मोस्टली उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी मैं इनके क्वेश्चन वगैरह लेके आऊँगा। हाँ, अगर आपको ज्योग्राफी नॉलेज के लिए जाननी है तो आप रीड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। स्थान, गंगा के मैदान जो कि सबसे पश्चिमी और उत्तरी भाग में, ये कहाँ पे स्थित है भाई, ये लो काट देता हूँ इस पेपर, किधर स्थित है, इधर पश्चिम में है और किधर है, उत्तर के क्षेत्र में। भारत को अगर इस प्रकार काटोगे ना, मतलब काटना नहीं है, मतलब ऐसे डिवाइड करते हैं, मैं डिवाइड वर्ड भी गलत यूज कर रहा हूँ, मतलब इस प्रकार अगर आप दिशाओं को विभक्त करेंगे तो, ठीक है। तो कौन से क्षेत्र में है, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। सीमाएं कहाँ कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे तो इसके प्रायद्वीपीय पठार लग रहा है, इस साइड मैदान लग रहे हैं राजस्थान के, इधर शिवालिक की पर्वतमाला लग रही है, इधर का तो कोई बता ही नहीं रख सकता, ठीक है। पूर्व की सीमा तो स्पष्ट है, इसकी औसतन ढाल है 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर की जाएगी ना ये नदी तो इसका जो ढाल है ना वो 25 सेंटीमीटर कम दिखाई देगी, मतलब नीचे की तरफ जाता जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब विशेषता क्या है, सिंपल सी बात है, इसकी जो ढाल है वो कम है, जिसके कारण ये जो अपने साथ ना क्या करेगी, जितना भी सामान लेके आएगी ना वो उधर डालेगी, मतलब मिट्टी, कंकड़, पत्थर। इस नदियों की प्रमुख विशेषता है, जैसे नदी द्वारा कटाव क्या करेगी, आसपास के क्षेत्रों को काट देगी, धीरे धीरे नदियों में मोड़ पड़ जाएंगे। मोड़ पड़ जाएंगे मतलब होता है नदी ऐसे चलना स्टार्ट कर देगी सांप के जैसे, ठीक है। और क्या करेगी, ये ऑक्सबो झीलें बनाएंगी। एक ये वर्ड यार इजी है, बस कुछ बच्चे जो ध्यान नहीं देते ना उसको रीड नहीं हो पाता, ठीक है। देख लो एक बार, ऑक्सबो, ऑक्सबो को ना गोखु झील भी बोलते हैं। अब पता चल गया होगा आपको क्या है, ठीक है। नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। मान लो ये गंगा रिवर है, इधर चल रही थी फुल स्पीड, मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो क्या हुआ, इधर से ना ये क्षेत्र कट जाएगा और इधर ये क्षेत्र बच जाएगा और इधर ना पानी इकट्ठा हो जाएगा और इस प्रकार ये नदी सी, देखो नदी ऐसे आई, ठीक है, ऐसे चल रही है, इधर से ऐसे करके चल रही थी, ठीक है, ऐसे करके निकल गई। जो ये क्षेत्र है ना ये क्या करेगा, काफी बार पानी मतलब ऐसे चलता है, तो जब ये चलता है ना तो इधर का पानी कट जाएगा, अलग हो जाएगा, और जब ये फुल स्पीड से आएगी ना तो ये ऐसे निकल जाएगी रिवर, इधर पानी नहीं आएगा, ये सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये एक क्षेत्र में ना ये गड्ढा लगा लो, उस क्षेत्र में पानी भर जाएगा, जिसको गोखुर झील या अक्सबो झीलें कहेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, एक वर्ड है जो आपको सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे करते हैं, आगे के लिए किधर है भाई, देखो हाँ, जो ढाल है ना आ गया, हो गया यहाँ तक। छोड़ी गई नदियों की धाराएं रेतीली क्षेत्र जिसको भूर आदि के नाम आदि का भी निर्माण करती है। रेतीले क्षेत्र को ही भूर कहते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी प्रमुख इकाइयां, मतलब ये कहाँ कहाँ तक फैला है, गंगा यमुना दोआब, मतलब दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान। अवध का मैदान उत्तरी यूपी के उत्तर वाला क्षेत्र में है, ठीक है।
अब आते हैं मध्य गंगा। मध्य गंगा में क्या है, आपको मिडल गंगा का रिवर का जो क्षेत्र है ना वो आपको रीड करना है। तो इसके अंदर क्या है कि जो इसका स्थान है वो कहाँ तक है, यह ऊपरी गंगा के मैदान के पूर्व में स्थित है। सिंपल सी बात है, हमने उत्तरी गंगा पढ़ा, इसके नेक्स्ट पे आओ तो पूर्व की तरफ गया, जो कि उत्तर दिशा उत्तर प्रदेश में बिहार के पूर्वी भागों में फैली हुई है। इधर कौन सा क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, और बिहार के कौन सा क्षेत्र तक, पूर्व तक। अगर मान लो ये बिहार है ना, बिहार के इस क्षेत्र तक आ रखा है, ठीक है। सीमाएं सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर तो है ही, नीचे प्रायद्वीप लगता है, पश्चिम में आप उत्तरी गंगा का फर्स्ट पार्ट लगता है, और पूर्व का तो पता ही नहीं है ना। महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, इस क्षेत्र में कम ढाल होने के कारण वही चीजें हैं, चट्टाने, अक्सबू झीलें, दलदल, ताल, खड्डे जिसको बोलते हैं, आदि नदियों की विशेषताएं, ठीक है। और यहाँ पे ना ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी इसके लिए विशेष रूप से जानी जाती है। कोसी नदी कहाँ, बिहार में, ठीक है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। शोक का मतलब क्या होता है, शोक का मतलब होता है दुख, ठीक है। और दुख किस लिए कहा जाता है किसी नदी को, क्योंकि जब ना ऊपर नेपाल की साइड से पानी छोड़ दिया जाता है ना, तो वो बिहार में ना बाढ़ ला देते हैं, जिसके कारण बहुत से क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, और खेती का क्षेत्र, और लोग बह भी जाते हैं, मर भी जाते हैं इसमें, तो जिसके कारण इसको बिहार का शोक बोला गया है। इसके प्रमुख मतलब जो क्षेत्र हैं, गंगा, घाघरा दोआब, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, जिसको मिथिला मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको ना ज्योग्राफी आती है या थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ज्योग्राफी का, तो आप इजीली कैच कर जाओगे इसको। अगर आपको लंबी लग रही है तो आप इसको रोक रोक के देख लेना, ठीक है, थोड़ी लेंथी बनेगी वीडियो, ये तो है। निचला गंगा का मैदान, देखो यह डाउन क्षेत्र है, ठीक है, मध्य क्षेत्र के बाद का क्षेत्र, ठीक है। ये कहाँ पर है, यह कहाँ पे आ गया, संपूर्ण बंगाल और बांग्लादेश के अंदर, बंगाल और बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, अधिकांश हिस्सा इसके अंदर है। इसकी सीमाएं कहाँ है, उत्तर में दार्जिलिंग, ऊपर ऊपर असम, दार्जिलिंग की पहाड़ी इधर असम मेघालय के अच्छे, ठीक है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम में इधर झारखंड का क्षेत्र जहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। उच्च भूमि, और पूर्व में बांग्लादेश, क्योंकि इधर बांग्लादेश है ना पूर्व में, इसलिए। महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये डेल्टा का निर्माण करती है ये नदी, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना वो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। इस मैदान का लगभग 2.3 भाग क्षेत्रफल है, मैदानी क्षेत्रफल है। गंगा ब्रह्मपुत्रा के साथ इस मैदान तटीय भाग पर विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा इसी क्षेत्र में, ठीक है। और यही नदियां बनाती है कौन सी, इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है बांग्लादेश के अंदर, तो वो बनाती है सुंदरवन डेल्टा। और जिसे जब ये बांग्लादेश के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है ना, तो आगे चल के इसका नाम पद्मा पड़ता है, ठीक है। और इधर ना कौन से वन पाए जाते हैं, मैग्रोव के वन, और रॉयल टाइगर के बंगाल के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा, गंगा का निचला क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र, ठीक है। काफी बार मेरी लैंग्वेज में आपको हरियाणवी टच मिल जाएगा देखने को, क्योंकि मैं हरियाणा से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र जो कि आपकी चीन से निकल के आती है, चीन से निकल के आती है और अरुणाचल प्रदेश से होके असम, मेघालय और इधर बांग्लादेश के अंदर, और इधर से गंगा आती है और इधर मिलती है और आगे जाके पद्मा बनती है। तो इधर तो चीन के अंदर तो इसका नाम है सांगपो, लेकिन जैसे ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री करती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हमारे रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग हमने इसका नाम रखा है ब्रह्मपुत्र, और इसी से ना हमारा एक हथियार भी है, ब्रह्मोस, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। यह देश के उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी का मतलब होता है ऊपर वाला, पूर्वी का मतलब होता है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी, असम मैदान के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इसे गंगा का पूर्वी मैदान तक विस्तृत माना जाता है, वास्तव में यह एक भौगोलिक इकाई है। भूगोलिक मतलब होता है जमीन का एक हिस्सा, ठीक है। यह उत्तर में अरुणाचल प्रदेश में, पूर्व में पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जैंतिया, मिकरी पहाड़ियाँ, और पश्चिम में भारत बांग्लादेश सीमा के निचले मैदानों सीमा तक घिरे हुए। मैं सिंपल सी बात में बताता हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैप आता है ना इंडिया का, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो आप ऊपर देखोगे पहाड़ियाँ हैं, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में आओगे उधर भी पहाड़ियाँ हैं,
लेकिन जैसे ही आप असम के अंदर एंट्री करोगे ना, उधर ये पहाड़ियाँ जिनके नाम यहाँ पे दे दी, नागालैंड के अंदर नागा पहाड़ियाँ, असम मेघालय के अंदर इधर ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये मिकरी की पहाड़ियाँ, ये सभी ना आपको नेक्स्ट जो पहाड़ियों का लेक्चर आएगा ना उसके अंदर मैं पढ़ाऊँगा। मिकरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, गारो खासी, पटगई, बूम, ये सब उसके अंदर है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ इतना है कि जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है कहाँ तक फैला हुआ है और किस प्रकार नदी कहाँ कहाँ से निकल के जाती है। इंडो गंगा मैदान के समान यह भी ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का निक्षेपण कार्य से निर्मित एक जलोढ़ मैदान है। नथिंग इम्पोर्टेंट। इस घाटी में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां उत्तर की ओर से प्रवाहित होती हैं। सिंपल सी बात है, इधर से नदी आई भारत के अंदर एंट्री की, इसकी जो सहायक रिवर्स है ना वो इधर से एंट्री करती हैं, ऐसे इधर से भी एंट्री करती हैं, लेकिन ये ऊपर की से एंट्री करती है, ऐसे नहीं कोई इधर से आके एंट्री कर रही है जैसे गंगा यमुना के अंदर होता है, नीचे से एंट्री कर रही है इधर। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, जलोढ़ पंखे, रेत के चट्टाने, नदी के किनारे और अक्सबो झीलें आप देख चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मांजुली द्वीप अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, नदी द्वीप का मतलब भी समझ जाओ, नदी के मध्य ना एक नदी बह रही थी बहुत बड़ी, उसके मध्य क्या हो गया, ये मिट्टी का क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचा उठ गया, तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है पूरी दुनिया में। ठीक है, और यहीं पर क्या है, चाय के बागान भी पाए जाते हैं। ठीक है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा था कि राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी इजी। ठीक है, अभी जो आप पढ़ने वाले हो ना वो भू आकृति विज्ञान के अकॉर्डिंग विशाल मैदान। देखो हिमालय आपको पता है, देखो मैं मोटी मोटी लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो आपको ईजी लगता है। भाभर, भा का मतलब होता है भारी, बड़े। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर क्या करेगी नदी अपने साथ लेके आएगी, पहाड़ों से नदी आई अपने साथ पत्थर वगैरह लेके आई, यहाँ आके जम गए सारे। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि जो नदी थी ना वो यहाँ से विलुप्त होकर मतलब जमीन के नीचे नीचे से होकर इधर नीचे नीचे से इधर निकलेगी। इधर निकलेगी तो क्या होगा, इधर ना दलदली क्षेत्र हो जाएगा, जमीन के अंदर से आ रही है तो दलदल क्षेत्र हो गया, जिसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र। और तराई के क्षेत्र में ना खेती की जाती है और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ना इधर आता है भांगर। अब क्या होता है कि मान लो नदी आ रही है और इसके आसपास के क्षेत्र में तो ये क्या कर रही है, मिट्टी गिरती हुई चल रही है। ठीक है, परंतु ये नदी ना कभी विशाल नदी हुआ करती थी, बड़ी चौड़ी फुल बह के आती थी, तो इधर तक फैली मैदान में मिट्टी वगैरह डालती थी। पर क्या हो गया, अब इसका पानी कम है, बहाव कम है, तो क्या हो गया कि ये ना आसपास के क्षेत्र में डालती है, जिसकी वजह से ये तो क्या बन गया, आसपास का क्षेत्र वाला तो खादर और दूर वाला क्या बन गया, भांगर, मतलब भंगार। जो आपको इजीली याद रहे ना आप वो याद करो। ठीक है, सिंपल बात यही है, और मेरा काम मतलब मेरा तरीका भी यही है कि जिस प्रकार आपको याद हो वैसे करो। बड़े बड़े पत्थर आए, भाभर। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे आपको, हिमालय के पास मिलेंगे, जहाँ पर नदियाँ जमीन के अंदर एंट्री करती है, जमीन पर लैंड करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नदियाँ नीचे को निकलेंगी और जहाँ वो निकलेंगी उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र बोलोगे। और नदी के पास वाली जहाँ पर वो मिट्टी डाल रही है, देखो ये वाला क्षेत्र छोटा छोटा, इसको बोलेंगे खादर। और जो ये आसपास का क्षेत्र बच गया ना, ये बड़ा वाला ग्रीन, देखो इधर 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 बोलेंगे भांगर। बस इतना ही। अभी मैं इसको रीड करके दिखा देता हूँ आपको। पहले आते हैं भाबर, बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, हिमालय के नीचे। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 8 से 16 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक की तलहटी के साथ साथ प्रवाहित होती है। शिवालिक मैंने आपको बताया है हिमालय की सबसे निम्न श्रेणी जो इधर बहती है, इधर को आती है। ठीक है, जलोढ़ पंखे होते हैं, जो कि जलोढ़ पंख का मतलब भी क्या होता है, देखो ये सिंपल सी बात है, इधर ना बहुत सारे पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे तो दूर से देखने पे ना ऐसा लगेगा जैसे पंख के जैसे फैले हुए हैं ये पत्थर, इसलिए इसको क्या बोला गया है, जलोढ़ पंख, और कुछ नहीं। ठीक है, और ये छिद्र पूर्ण प्राकृतिक के कारण इसमें ना जल क्या हो जाता है, जल नहीं ठहरता। और ये ना सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ वर्षा के मौसम में ही इधर क्या आता है, नदी में जल आता है, मतलब ऊपर नदी के मतलब पत्थरों के ऊपर पानी आता है, अदरवाइज ये शुष्क रहते हैं, मतलब सूखे रहते हैं, और नदी इनके नीचे से बह के हुए निकलती है और तराई के क्षेत्र में एंट्री करती है। और तराई में जब ये क्षेत्र में एंट्री करती है ना, ये भाबर के दक्षिण में स्थित है, जिसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर, और यह क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है,
दलदली व नमी भूमि होने के कारण इसमें क्या होता है, महीन जलोढ़ के निर्मित होती है और यह वनों से ढका होता है और यहाँ पर खेती भी की जाती है। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट तो क्या ही करूँ, आपको शायद समझ में आ गया होगा पूरा, है ना। भाबर मतलब बड़े पत्थर, तराई मतलब यहाँ से नदी निकली और इधर जमीन पे आ जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात है। खादर और भांगर। खादर मतलब बाढ़ के मैदान जहाँ पर नई मिट्टी नया जलोढ़ आके खड़ा होते हैं, नई मिट्टी आके फैलती रहती है, उसको जलोढ़ खादर कहते हैं, नई जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अब आते हैं भांगर या जिसको बांगर कहते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, इसको ये वही है जो दूर के क्षेत्र में जो पहले थे, जहाँ तक पुरानी मिट्टी पहले पहुंची थी लेकिन अभी नहीं पहुंच पा रही नई मिट्टी, तो वो क्षेत्र कौन सा बन गया, बांगर का क्षेत्र बन गया। ठीक है, ये नवीनीकृत नहीं होते, यह बहुत ही कम उपजाऊ होते हैं, मतलब ये उपजाऊ बहुत कम होते हैं। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा है, ये आपको कोई बताता नहीं है। देखो भूर पीछे वर्ड आया था, सिर्फ रेत को भूर कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ पहले, रेहे और कलर। कलर ये जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो शुष्क क्षेत्र में बंजर खारी परत को संदर्भित होते हैं, मतलब जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर जो बंजर क्षेत्र देखने को मिलते हैं ना, उस क्षेत्र को रेहर या कलहर कहा जाता है। दोबारा रिपीट करो, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपको बंजर भूमि या बंजर क्षेत्र दिखाई देता है उसको बोलते हैं रेह या कलर। ठीक है, आगे आते हैं भूर। भूर वही शुष्क क्षेत्र जहां पर वायु से उड़ने वाली रेत के जमा होने से होता है, और भूर कहाँ होता है, मोस्टली राजस्थानी वाले क्षेत्र के पास। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व। सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर नदी है तो खेती अच्छी होगी तो यहाँ पर भी लोग अपनी खेती करेंगे, तो जनसंख्या इधर ज़्यादा होगी, आबादी 40% तक यहीं निवास करेगी। राष्ट्र का अन्न भंडार भी उत्तरी मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि की धरोहर है, यहाँ पर 12 मासी नदियाँ बहती रहती हैं, गहन खेती की जाती है और खेती बदल बदल के भी की जाती है, बहुत सारी खेती एक साथ की जाती है। कृषि गतिविधियाँ इधर अच्छे से होती हैं। सड़क, पहाड़ी क्षेत्र ना होने के कारण सड़क सुगम होती है, अच्छी बनाई जाती है, नेटवर्किंग अच्छा होता है इधर का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अच्छा नेटवर्किंग मिल जाएगा आपको, जिसके लिए व्यापार के लिए अच्छा होगा, उद्योग धंधे भी अच्छे विकसित होंगे इधर। धार्मिक महत्व, अगर देखो इधर नदियां हैं तो हम मोस्टली नदियों को ही अपना पवित्र स्थान मानते हैं, जैसे गंगा माँ बोलते हैं हम, यमुना, ठीक है, गंगा जमुना सरस्वती। ठीक है, अब आते हैं तटीय मैदान, उसमें इतना कुछ नहीं था। अब आते हैं तटीय मैदान। अब मोस्टली आपको 2 तट पढ़ने हैं। ठीक है, भारत के 2 तट लो, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। देखो कच्छ का दलदल पश्चिमी तट मैदान, हम पहले इसको रीड करेंगे, इधर का इसको रीड करूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद इधर को करेंगे, बट पहला इधर कर। पश्चिमी 2 भागों में बटा है मैदान। देखो इधर क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार में अनेक नदियां प्रभावित होती हैं, बहती हैं। इनमें से कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में, जबकि कुछ नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं। ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काटकर मिट्टी और बालू के कणों को समुद्र की तरफ गिराती है। सिंपल सी बात है कि जब ये नदियां क्या करती हैं कि अपने साथ जो पानी लेके आती है उसमें जो भी मिलेगा वो समुद्र के अंदर गिराएगी, कोई भी नदी चाहे किसी भी तरफ गिरती है। ठीक है, पश्चिम की तरफ गिरने वाली को पश्चिमी तटीय मैदान बनाती है और पूर्व में गिरने वाली पूर्वी तटीय मैदान बनाती है। पश्चिमी तटीय मैदान में मुंबई, कोची, सूरत शहर बसे हुए, ठीक है, इस घाट पर। जबकि पूर्वी पर कौन सा है, चेन्नई, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर। चेन्नई ये तमिलनाडु और भुवनेश्वर उड़ीसा वगैरह, विशाखापत्तनम। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों ने किया है। अगर मैप में दिखाता हूँ, मिनट को, इधर भी नहीं है, हाँ इधर दिखाता हूँ। पहले पश्चिमी तटीय मैदान देखो पहले तट बता देता हूँ। तट का मतलब क्या होता है, जो कुछ प्राकृतिक रूप से भी बने होते हैं और कुछ मानव ने भी बनाए होते हैं। ठीक है, जो मोस्टली इस तरफ के तट होते हैं ना वो प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे, क्योंकि इधर जल्दी से नदियाँ नीचे गिरती हैं और इधर लंबा सफर तय करके आती हैं, तो इसलिए इधर जलोढ़ बनाएंगी और इधर क्या बनाए, इधर क्या करेंगी वो एकदम पानी डाल देती हैं। ठीक है, मैं वो वर्ड मिस कर रहा हूँ, वो आगे मिल जाएगा। ठीक है,
पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, ये गुजरात है और ये कन्याकुमारी है, तो मैं नीचे कर देता हूँ, ये कन्याकुमारी है, ठीक है, यहाँ तक है। कन्याकुमारी को कैप के मोरिन कहा जाता है, अभी तक नहीं पता था, दोबारा देख लेना। कन्याकुमारी को क्या कहा जाता है? कैप के मोरिन या कुमारी अंतरी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। ये नर्मदा और ताप्ती नदी का है, मध्य प्रदेश से होकर निकलती है और इधर को आके डाउन आती है, और दोनों ही नदी मध्य प्रदेश से होकर आती है, ठीक है। गुजरात से लेकर गोवा तक को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट, देखो ये रहा कोंकण तट, रब करता हूँ पहले, देखो गुजरात से लग जाओ और यहाँ तक के महाराष्ट्र के तट को, ठीक है, सॉरी गोवा के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। और नीचे है गोवा से लेकर कर्नाटक, ये गोवा और इधर कर्नाटक, कर्नाटक इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। और नीचे है इसे मंगलोर से शायद यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट, ठीक है। बस इतना ही है, आपको तट याद करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। तट के लिए मैं आगे भी स्लाइड डाल रखी है जो कि इजी है आपको याद करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक कन्नड़ तट, और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट, और मालाबार तट अधिकांश केरल में ही स्थित है, ठीक है। अभी देखो एक तो माउस है ना, बहुत स्लो वर्क करते हैं, देखेंगे अगर वीडियो अच्छी चलती है तो उसके बाद लेके आएंगे कुछ। यहाँ तक ये सारा कौन सा है? मालाबार, ठीक है। ये मैं आपके लिए डाल देता हूँ, ये आप रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे पॉइंट है लेगून। ऊपर मैदान हो चुके हैं, ये लेगून। लेगून का मतलब होता है कि जो समुद्र के किनारा होता है, जैसे हमारा जमीन है और इधर समुद्र आ रहा है बह के, इधर पानी आ रहा है बहुत सारा। अब क्या हो गया, कुछ क्षेत्र नीचा होता है तो पानी काफी बार ना उसके अंदर चला जाता है, और अंदर इधर पानी इकट्ठा हो गया ना तो इसको लेगून बोलते हैं, लेगून झीलें, ठीक है। और ये खारे पानी की झील होती है। और चिल्का झील जो कि आपके उड़ीसा के अंदर आगे आएंगे, ठीक है। धरातल पर स्थित समुद्र की वह जल जो कि चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है उसे लेगून कहते हैं। धरातल पर समुद्र का वह जल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, इधर समुद्र, इधर ये पानी इकट्ठा हुआ, तो इसको बोलते हैं लेगून, ठीक है। मालाबार तट, मालाबार तट का है वही कर्नाटक के अंदर, ठीक है। उसके अंदर भी कुछ झीलें प्रमुख हैं, जिसमें बोलते हैं वेमनाड की झील और अष्टामुदी की झील, जो कि सबसे, वेमनाड के इधर कर्नाटक का क्षेत्र वाला, ठीक है, उधर की बात है, ठीक है। केरल, सॉरी कर्नाटक गलत बोले, केरल, केरल की राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल के स्थानीय रूप से लेगून को क्या बोला जाता है? मतलब मोस्टली हिंदी में लेगून बोलते हैं, लेगून को जो केरल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कयाल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कयाल, ठीक है। मोस्टली में याद नहीं रहता इसलिए। पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा कगारनुमा, अथा कगारनुमा का अर्थ होता है तिरव ढाल वाला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अत्यंत तिरव ढाल। तिरव ढाल होने के कारण पश्चिमी घाट में प्रवाहित होने यानी पश्चिम की दिशा में जाने वाली नदियां, ठीक है, क्या करती हैं? प्रवाहित होने वाले अत्यंत तेज होते हैं, और ये नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब ये है क्या? ये देखो एस्चुरी ये होती है, इसको एस्चुरी बोलते हैं और इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा जो नदियां पूर्व की तरफ बढ़ेंगी और जो नदियां पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगी वो बनाएंगे एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब होता है जो ऐसे ना फैले, नदियां चूड़ी ना पड़े, वो सीधा एकदम पानी समुद्र के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये फुल स्पीड से आ रही है, तिरव है। पश्चिम की जितनी भी नदियां ना फुल स्पीड से आती हैं, ठीक है, जिसके कारण वो क्या बनाते हैं? एस्चुरी। और जितनी भी नदियां आपके पूर्व के अंदर जाके गिरेंगी, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरेंगी, उसे भी क्या बनाएंगी? डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है वो नदियां फुल स्पीड से तो नहीं आ पाई, जिसकी वजह से वो आगे धीरे धीरे जाके कई नदियों के अंदर विभक्त हो जाती है, मतलब नदियों के अंदर नहीं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं, अपने पानी को बांट देती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे है गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती, मध्य प्रदेश वाली, ठीक है। कर्नाटक में शरावती और गोवा में मांडवी व जुआरी नदी एस्चुरी का, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। सभी नदियां ना
पश्चिम दिशा में बढ़ने वाली नदी है। गुजरात के अंदर कौन से बढ़ते हैं? नर्मदा व ताप्ती। कर्नाटक के अंदर श्रावती। गोवा के अंदर मांडवी व जुआरी। जुआरी नदी के ही तट पर क्या है आपका ये गोवा की राजधानी जो पणजी है ना, वो जुआरी नदी के तट पर ही है। और भरतपुजा और पेरियार नदी एस्चुरी का निर्माण करती है केरल के अंदर। ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लॉन्ग चल रही है, 1 घंटे से ऊपर भी निकल सकती है वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं पूर्वी तट। ज़्यादा बड़ी नहीं बच्ची, थोड़ा सिलेबस हो रहा है वो और कवर कर लेते हैं। ठीक है, पूर्वी तट। अब इधर की बातें करेंगे। पश्चिमी तट में कुछ नहीं था, बस इतना ही सा था। क्या याद करना है आपको? कोंकण तट याद करना है। कोंकण तट के बाद कैनरा तट, मालाबार तट, काठियावाड़ तट। ठीक है, ये याद करने हैं। अब मैं इसको सिंपल सी बात में इतना बोल के चला जाऊं कि भाई आपका ना कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट कहते हैं, और इससे उड़ीसा तक का आपको सरकारी क्षेत्र कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। ठीक है, सरकारी क्षेत्र बोल दिया। ठीक है, उत्तरी सरकार कहते हैं। ओके, देखो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के डेल्टा एक क्षेत्र से मिलकर। जब मैंने बोला ना इधर पश्चिम में जाएगी तो क्या बनाएगी आपकी एस्चुरी, इधर जाएगी तो क्या बनाएगी डेल्टा। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, जो नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर बहाकर आती है, और यही कारण है कि पूर्वी घाट मैदान अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। इधर खेती अच्छी वाली होती है, धान की खेती की जाती है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। ठीक है, विशेष रूप से पूर्वी तटीय मैदानों में धान की खेती उपयुक्त होती है, बिल्कुल ईजी है। कोरोमंडल तट, कावेरी तथा अन्य नदी घाटियों में धान की पर्याप्त खेती मात्रा में की जाती है। हुगली नदी के मुहाने पर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान फैला हुआ है। हुगली नदी कोलकाता के अंदर और इधर से इधर तक, ठीक है, फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान में सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु के अंदर है। ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र ना सबसे अधिक चौड़ा है, वैसे दिखाई भी दे रहा है। ये वाला इधर क्या है, तमिलनाडु क्षेत्र है, और ये चौड़ा भी है। ठीक है, उड़ीसा में पूर्वी तट को उत्कल कहते हैं। इधर जो तट है ना, किनारा है, उसको क्या कहते हैं, उत्कल। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी अपना डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश में जो कहाँ से निकल के आती है, इधर से पूर्व पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ बहती है नदियाँ। ठीक है, आगे आते हैं। पश्चिम घाट की नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुरी, जबकि पूर्वी घाट में बहने वाली नदियाँ अपने यहाँ घाट पर डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, उड़ीसा में उत्कल कहते हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी अपने भाग में उत्तरी सरकार का निर्माण करती है, जो मैप में मैंने बोला था। पुलकित झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दोनों राज्य हैं, दोनों राज्य के मध्य पे एक सीमा पर एक झील स्थित है, जिसको पुलकित झील, और आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है। मतलब सिंपल सी बात है, जो आपका आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु है, दोनों की सीमा पर एक झील है, पुलकित झील। और जो पुलकित झील है ना, इसी यही झील का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश के पास है। तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कोरमंडल तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान भी कुछ लैगूने झील हैं, मतलब कुछ लैगून झील है पूर्वी तट में, जिसमें उड़ीसा जो सबसे फेमस है चिल्का झील, और आंध्र प्रदेश में पुलकित झील है। ठीक है, और पुलकित झील जो झील है ना, मतलब समुद्र का पानी अंदर आया, उसके बीच में भी एक मैदानी क्षेत्र है, और उस मैदानी क्षेत्र के बीच में श्रीहरिकोटा नाम का एक द्वीप है। उस द्वीप मतलब जो ये है ना, इसको द्वीप का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा नाम पर ही, द्वीप पर ही क्या बना हुआ है, एक सेंटर बना हुआ है। सेंटर का नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, अब ये सब आप रीड कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए, ये सब भी आपके लिए। तो आज का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लॉन्ग थी, मेरे को भी थोड़ा सा धीरे पढ़ाना चाहिए था। अगर ज़्यादा फास्ट है तो आप स्लो करके रीड कर सकते हो, और आपको स्लो लगता है तो आप इसको फास्ट करके भी रीड कर सकते हो। अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटि मुझसे हुई है, क्योंकि मैं इंसान हूँ तो होनी लाजमी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे द्वारा क्या क्या गलतियाँ की गई हैं। ओके एंड थैंक यू। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा काम आपको रीड कराना है। ओके, बाय।